समझा नहीं? थोड़ा इसका मतलब ना आपको ना पायल बता सकती बस। थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। अब मेरी एक बात सुनिए आप। बात ये है कि ग्रुप में हुए थे पोल्स, शॉर्ट ट्रिक्स कब कराओगे आप? आज रात को, ठीक है? टेंशन ना लो, समय आ गया कौन है। से ग्रुप पे हुआ था वैसे? समय आ गया है कि रणभूमि में हम उतर जाएं चक्रव्यूह के साथ। चक्रव्यूह तोड़ना है ना। जेई का फॉर्म आ गया, आपको मालूम है बेटा? यस नहीं सर। सर। सो अच्छी बात ये है कि जैन लास्ट में हो रहा है और आपके लिए ये बुरी बात भी हो सकती है, ठीक है? जैसे बोर्ड भी तो है। हाँ, बोर्ड भी है। तो अब मेरी बात सुन लीजिएगा। दिसंबर मिड से ही आपका 50% फोकस, ऐसा मत करना कि पूरा का पूरा कर देना। दिसंबर मिड के बाद आप लिखने का भी प्रैक्टिस करना जरूर, ठीक है? और बाकी तो मेरे को मालूम है कि आप में से कई लोग बोर्ड के फैंस हैं पूरा, कि अगर बोर्ड एक इंसान होता तो आप रोज उसके साथ सेल्फी लेते और डालते, ये अलग बात है। रात के क्लास की रिकॉर्डिंग कर लेना, शायद मैं न लगा पाऊं। अच्छा, ऐसा है क्या? वो तो हमेशा ही होती है बेटा रिकॉर्डिंग, बस अभी अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि बताना पड़ेगा कि रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ अपलोड करना है, ठीक है? वो हो जाएगा। अब सुनिए मेरी बात। आप में से कई बच्चों ने पोल किया है, B1 बच्चों से, B1 बैच में ही सबसे ज्यादा पोल आया है मैथ्स के बारे में। कुछ 27 आप लोगों में से किया है कि मैथ्स में आप लोगों को प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है। एक बार मुझे बताएं दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा जी, आपको बताइए। तो मैं बताऊं पहला? हाँ हाँ, बिंदास बताइए। सर मेरे को ना 11th के में आती है बस। 11th का नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं अभी 11th तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया हूँ, ठीक है? शिवानी बेटा आप भी बता दीजिए। सर मेरे को थ्योरेटिकल पार्ट में और जो फंक्शन वाला चैप्टर कराया उसमें हुई दिक्कत बस। ठीक है, तो आपने फंक्शन में दिक्कत क्या आ रही है बेटा? कि प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं कि उसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है? कंसेप्ट समझ में नहीं। सॉरी, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करो बेटा अगर दिक्कत आती है तो, और नहीं समझ में आता है तो रिकॉर्डिंग के स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को भेज दिया कीजिए आप लोग कि ओके सर सर। ये पार्ट है, ये बात क्या है, मुझे समझा दीजिएगा। और अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम क्लास को 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेंगे, सेकंड क्लास होगा तो, नहीं तो वो उस डाउट को एक्स्ट्रा क्लास में कवर कर लेंगे। लेकिन यस सर। सबसे पहली बात कि बेटा आप ये चीज अगर आता है कि आपके दिमाग में आता है ना कि सर ये चीज में हमको डाउट है, तो सबसे पहले उस डाउट को लिखना सीखिए। नहीं तो वो दिमाग में डाउट ही रह जाता है और वो हमेशा डाउट रह जाता है। जब तक आप डाउट को पूछोगे नहीं वो डाउट ही रह जाएगा, और वो तब तक नहीं पूछोगे जब तक आपके पास लिस्ट होगा नहीं। दिमाग में सोचोगे सर ये नहीं आता है, लिख के रखोगे सर ये नहीं आता है, ये चीज बता देना मुझे, ठीक है? हाँ जी सानिया बेटा आप बताएं। सर आपकी तारीफ से डर लगता है, ठीक है? मैं आज के बाद आप लोगों की तारीफ नहीं करूंगा, ठीक है? पूछ मुझे लीजिए। थोड़े क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब अप्रोच लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसके उसका आपके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन क्या होना चाहिए बेटा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही है। अप्रोच नहीं मालूम पड़ रहा है, इसका एक ही मतलब निकलता है कि बेटा आपका प्रैक्टिस कम है। देखिए मैथ्स के हर नए सम में ऐसा तो है नहीं ना कि आप एनसीईआरटी कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एक ही टाइप के हैं, मैंने एक बता दिया, दो आप कर लोगे, ऐसा होगा नहीं। आप जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वैसा सम आ रहे हैं तो बेटा आपको खुश करने के लिए वो सम पढ़ाया जा रहा है। जैसे यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, बच्चे जाएंगे खुश होकर आएंगे। आपको जेई नहीं चाहता है कि आप खुश होकर आइए और हमारे से खुश होकर जाइए। जेई का इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको खुश करूं, बिल्कुल नहीं चाहता है, ठीक है? तो आप हर जितना ज्यादा नए नए सम्स को प्रैक्टिस करोगे, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बेटा, नया नया सम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आईक्यू डेवलप होगा आपका, उतना अप्रोचेस मालूम पड़ेंगे आपको, और तब ही जाकर आप और कुछ नए समय में अपना दिमाग लगा पाएंगे। आपको लग रहा है कि सर हम एक टाइप का सम कर लिए जैसे क्लास 10th में करते थे, सर ने 2 सवाल कराया बाकी हम खुद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि पैटर्न सामने था ना कि सर ये तरीका सर ने लगाया है तो यही तरीका से बन जाएगा। अब वो नहीं होगा। सर आप जेई का क्वेश्चन पेपर तो बताना। ये लो बेटा, इतने सारे जेई का हमने सवाल कर लिया, हर चैप्टर में जेई के पीवाईक्यूज लगाते हैं और नींद आपकी नहीं सर ये मतलब नहीं था।
हाँ, फिर क्या मतलब था आपका? सर आप क्वेश्चन पेपर भेज देना, ऐसे मतलब मेरे को देखना है कि कैसे मतलब किस टाइप का होता है। बेटा मैं क्वेश्चन, भेज दूंगी शिवानी। सुनिए, क्वेश्चन भेज पेपर में देना आपको कोई नहीं, क्वेश्चन ही मिलेंगे ना? मिलेंगे तो क्वेश्चन ही, मैंने देखना है फिर भी। ठीक है, चलिए आप इतना बोले तो भेज दे रहा हूँ, लेकिन आपको ऑलरेडी बुकलेट मिला है आपको, अवंती वाला? नहीं सर। ये सर मिला है। ग्रुप ग्रुप में पीडीएफ मिला था आपको? हम्म। ऑडियोज मिले थे सर, मैंने भेजे थे क्वेश्चन शिवानी को पेपर में क्वेश्चन ही पर्सनली। होंगे ना? क्वेश्चन पेपर यस में सर। क्वेश्चन ही, और क्वेश्चन आपको कराया जाता है क्लास में। यस सर। वो छोड़िए, आपको पिछले 45 इयर्स वाला भी ना भेजा गया है आपको, उसमें जेई के सम से मिलेंगे आपको। चलिए फिर भी आपको जेई का पेपर भेज दूंगा मैं, देख लीजिएगा। अवंती का टेस्ट देते हैं, सेम जेई का पेपर वैसे ही होता है। सेम सम्स नहीं होंगे, सेम सम्स अलग अलग होंगे, बाकी रहेगा तो पेपर वैसा ही ना। आप फोन से देते हैं, वहां पे लैपटॉप से देना होगा, फर्क बस यही होगा। पैटर्न अवंती का जो टेस्ट पेपर होता है संडे का, टेस्ट देने का पैटर्न होता है कि आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का हैबिट दिलाया जाता है ना, कि ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ, कि जाकर वहां मत रोने लग जाओगे कि सर ऑप्शन बी कैसे क्लिक करना है, सर इनपुट्स कैसे डालने हैं। चलिए हाँ, और किसी को डाउट है? सर जैसे ना कोई क्वेश्चन होता है ना, अगर वो होता ही नहीं, मतलब अगर 5-6 बार ट्राई कर, जैसे आपने वो क्वेश्चन दिया था √10x dx, मतलब इंटीग्रेशन था उसका √10x का, तो वो मैंने ना 5-6 बार किया, मेरा आंसर फिर भी गलत आया। हाँ, तो हर बार सही थोड़ी है आपको। आपने 5-6 बार ट्राई किया, ये सबसे अच्छी बात है। आपने 5 बार ट्राई किया, इसका मतलब आपने 5 अलग अलग तरीके से ट्राई किया रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यू नो 5 अदर मेथड्स की सवाल सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। आप 10 बार ट्राई किए रहते तो मैं और खुश होता, क्योंकि आपके पास 10 अप्रोचेस नए नए हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कई बार ना मेरे साथ ऐसा भी हो कि सिर्फ एक, मतलब एक चीज की वजह से ना मेरा पूरा आंसर नहीं आ रहा देखिए, है। मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगा बेटा, और आपके पीडीएफ में जो भी सवाल डालूंगा, एक बात कंफर्म कर लेना कि जो चीज मैं पढ़ाया हूं सवाल में वहीं से डालता हूं। मैंने आपको 2 तरीका बताया था, साइन कॉस में चेंज कीजिए, ये आप लोगों ने ही बोला था कि सर साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। आपको तो मैंने टी पुट करके हो गया। एनालाइज कर दिया रहते तो भी हो गया रहता। जस्ट ऊपर ही फंडा बताया था कि बेटा साइन 2x न्यूमरेटर में, साइन 2x डिनोमिनेटर में, वैसे भी बन जाएगा वो। इसे साइन कॉस वाला ना आप ही कराओ एक बार प्लीज, क्योंकि अभी नहीं ना मैंने कराएंगे, एक्स्ट्रा क्लास टी में पुट कराएंगे। करके तो कर दिया था। अभी नहीं कराएंगे, एक्स्ट्रा क्लास में कराएंगे, टेंशन ना लो। लेकिन पूछना जरूर एक्स्ट्रा क्लास में ना, आज शाम को एक्स्ट्रा क्लास है, उसमें पूछना, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन याद दिलाना जरूर। ठीक है? अगर आप किसी भी सम को 5 बार ट्राई करते हैं, 5 बार ट्राई, कोई ऐसा पागल इंसान तो है नहीं ना बेटा कि जब 5 बार किया उसने और 5 बार सेम तरीका लगाया, इतना तो क्यों, कोई भी बेवकूफ होता नहीं है। आपने उसे तो रट्टा बोलते फिर। 5 अलग तरीका से किया है, इसका मतलब आपका लॉजिक अच्छा है कि आप 5 नए तरीका जानते हो किसी सम को करने के लिए। ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं हुआ ये अलग चीज है, ऐसा थोड़ी है कि मैथ्स का सारा सम मैं कर ही दूंगा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यू नो 5 मेथड्स की, सर ये सम में ऐसा ऐसा दिमाग लग सकता है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। और किसी को कोई दिक्कत आ रही है बेटा लोग? प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं मानता हूं कि मैथ्स 11-12 का उतना आसान नहीं है जितना आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है और जितना आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। ये बिल्कुल नया है, आप थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जाओगे तो और नया हो जाएगा, वो थोड़ा और टफ बन जाता है। लेकिन एक बात है कि अगर आप मैथ्स नहीं जानते हो तो आप फिजिक्स गड़बड़ कर बैठोगे जेई का। केमिस्ट्री भी अल्टीमेटली मैथ्स आपको लॉजिक ही देगा ना, लॉजिक डेवलप करने के लिए मैथ्स पढ़ते हैं। अगर मैथ्स वीक हो गया तो फिजिक्स आपका अपने आप वीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर मेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है और मैथ्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है, बेटा ये हो ही नहीं सकता है। फिर तो आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जानते रहोगे, थ्योरी जानते रहोगे, न्यूमेरिकल्स कहां से करोगे? वहां पे भी मैथ्स लगता है। तो मैथ्स अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नहीं आता है, नहीं आता है तो पूछ लिया करो, आप लोग पूछते नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये। आप बस ये बोल देते हो कि सर हमको ये सब्जेक्ट नहीं आता। कभी आपने किसी टीचर को बोला है कि सर हमको ये चीज दिक्कत हो रही है? किसी को भी, मेरे को छोड़ो, आपने पीयूष सर को कभी पूछा? आप लोगों ने कपिल सर को कभी पूछा? नहीं पूछा ना? कब पूछ, पूछते तो है सर। कब पूछोगे आप? जेई अगर 24 जैन को है तो आप 23 जैन को पूछोगे?
कि सर ये सवाल डाउट है, मेरे को बता दीजिए। कोई टीचर उस टाइम पे बताएगा भी नहीं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता है कि आपको लास्ट टाइम पे जाकर के ये बता दिया जाए कि बेटा ये आपको चीज नहीं आ रहा था। सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, देखिए पहले बात को बेटा बोलना सीखो आप लोग। ना बोलने का नतीजा यही है कि आपके दिमाग में अभी तक डाउट भरा पड़ा। अगर स्टार्टिंग से ही बोलते रहते ना, जैसे आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं, जो बोलते हैं उनका डाउट क्लियर हो जाता है। सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि थियोरी में ज्यादा दिक्कत होती है। लिखा करो, प्रैक्टिस किया करो, समझने की कोशिश करो। जब एक बार समझ जाओगे थोड़ी थियोरी में दिक्कत होगा। ठीक है, थ्योरी दिक्कत, मतलब से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोल रही है वो, सॉरी मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, उसमें मे बी वही बोल रही है। तो पूछिए आप सर से। गुड इवनिंग सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइनिंग। देखिए अगर आपको ये लग रहा है, देखो आप तो ये अच्छी बात है कि आप जानते हो कि आपका वीक एरियाज कौन कौन सा है। ये सब लोगों को नहीं मालूम होता है, सब कॉन्फिडेंस में रहते कि सर मेरे को सब आता है। अगर आप जानते हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, आप क्वेश्चन करने बैठे आपको नहीं हुआ, तो आपका फर्ज क्या बनता है कि मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लो, फिजिक्स का है तो दूसरे सर से पूछ लीजिए, कपिल सर से पूछिए, केमिस्ट्री क्या है आप पीयूष सर से पूछिए। एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगाया गया आप लोगों के लिए? आपको क्या लगता है एक्स्ट्रा क्लास हम लोग को बस ऐसा टाइम भरना होता है क्या? ऐसा कोई कुछ नहीं बोलता बेटा, हमारा रेगुलर क्लास जितना होता है हम लेते हैं। हम एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों के लिए लगा के रखते हैं, बच्चों लोगों के लिए लगा के रखा गया है, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। समझे, हमारा क्लास रेगुलर बस यही होता है, इवनिंग में ही होता है सारे टीचर्स का। तो जब सारे टीचर्स अगर इतना एफर्ट डाल रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपका फर्ज क्या बनता है बेटा कि जो डाउट आ रहा है आप पूछिए। और अगर नहीं पूछोगे तो यही डाउट जो है ना आपका कैरी ऑन होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। याद रहेगा कि मैं फर्स्ट डे मैथ्स का लेक्चर लिया था और बोला था बेटा कि डेली का काम डेली निपटाना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बैकलॉग क्रिएट हो जाएगा, फिर प्रेशर हो जाएगा आपके दिमाग पे। हर बार बोलता हूँ कि ठीक है जो हुआ सब भूल जाओ, फिर से नया शुरुआत करो, नया शुरुआत करो। जैन में थोड़ी बोलूंगा आपको, नवंबर में थोड़ी बोलूंगा आपसे कि बेटा फिर से नया शुरुआत करते हैं हम, नहीं होगा। ठीक है, समय रहते सर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करवाते हो तो सब कुछ समझ आता है, बट जब टेस्ट में करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो सॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये है बेटा कि आप टेस्ट बिना प्रैक्टिस किए देते हो। मैंने जितने असाइनमेंट्स दिए हैं ना, ईमानदारी से कोई भी बच्चा इसमें से पूरा असाइनमेंट नहीं किया, कोई नहीं किया आप मेरे लोगों ने। थोड़ा सा करने से थोड़ा बेटा प्रसाद थोड़ी कब जाए खा लीजिए और थोड़ा सा रहा हुआ है। तो जब आपका थोड़ा सा हुआ रहेगा तो आपको डाउट भी थोड़ा सा होगा, या आप रियलाइज कर पा रहे होंगे ना। यस जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने किया, इंटीग्रेशन से प्यार सा हो गया, क्या हुआ बेटा? इंटीग्रेशन से प्यार सा हो गया। जिन्होंने नहीं किया असाइनमेंट और जिन्होंने किया है असाइनमेंट, दोनों में आपको फर्क दिखेगा। जिन्होंने नहीं किया उनको बस यही बोलेंगे ना कि हम सर हम जब क्वेश्चन लगाते हैं तो पता नहीं चलता अप्रोच। आज पढ़ाए, अब 5 दिन बाद जाकर क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ी होगा आपसे, तो किसी से भी नहीं होता है, हमसे भी नहीं होगा। एटलीस्ट क्लास में आने से पहले रिवाइज होना चाहिए आपका, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, सारे अप्रोच मालूम होना चाहिए। मैं थोड़ी बोलता हूँ बेटा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रट लो आप, नहीं, फंडास मालूम होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन को ऐसा अप्रोच किया जाता है, बस मैंने तरीका होते। सर एक तो नींद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको सुधारिए आप। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम भी नहीं दे सकते, ये भी बात बता देता हूं आपको। सर हमको भूख नहीं लगती है तो बेटा हम थोड़ी आपको खाना खिलाएंगे। सर हमको नींद नहीं लगती तो बेटा हम थोड़ी आकर लोरी गाएंगे आप सो जाओगे। सारा सॉल्यूशन हम नहीं दे सकते, हम आपको बता सकते हैं कि बेटा चलिए ठीक है ये प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते तो सॉल्यूशन भी आप ही करो ना। हम बता सकते हैं हम अपने सब्जेक्ट से दिक्कत आ रही है तो। सर हमको हमारे दोस्त गाली देते हैं, मत रहो दोस्त के साथ, इसका सॉल्यूशन यही है ना, मत रहो दोस्त के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर भी अभी भी एक चीज बता रहा हूं, सिंसियरिटी नहीं दिखता है मेरे को आप में से, बिल्कुल नहीं दिखता है। सिंसियरिटी दिखता कब? जब आपके पास डाउट आ रहे। डाउट आना ये नहीं है कि आपको सवाल नहीं आता है बेवकूफ, बिल्कुल नहीं। डाउट आना बल्कि ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हो, और डाउट आ करके इग्नोर करना ये दिखाता है कि आप कितना लापरवाह आदमी हो। मेरे को मालूम है कि सर ये नहीं आता और मैं छोड़ दिया, चलो ठीक है नहीं आता है, क्या मालूम जेई पूछ दिया तो क्या करोगे फिर? और जेई पूछता ही वैसे समय जो आपके लिए नया हो, बिल्कुल बोर्ड थोड़ी है कि पिछले 10 साल का पेपर कर लिए तो काम हो गया आपका, बिल्कुल नहीं। तो आगे सर इसका सॉल्यूशन बता दो, नींद को कैसे भगा सकते चाय पियो। कुछ नहीं ऐसा कि चाय पियो कॉफी पियो, ये सब यूट्यूब का ज्ञान होता है, समझे। आदत डालिए नींद खोलने का,
अपना अपना ज्ञान आप लोग देते रहिएगा, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। डाउट्स के लिए मैं इतना ही बोलूंगा बेटा, जितने लोगों को डाउट है अपने टीचर के साथ डिस्कस करो, माइक ओपन करके अगर आप बोल दोगे तो बेटा टीचर ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती कर देगा कि आपने माइक क्यों ऑन किया। मुंह खोलकर बोलना सीखिए सबसे पहले आप। और मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूं कि बेटा जितना बोलोगे काम उतना ही आसान होगा, जितना ज्यादा हो सके बोलकर काम निपटाइए। चैट बॉक्स में लिख देने से, मैसेज कर देने से, ग्रुप में बनाता हूं कि ग्रुप में बच्चे डाउट्स पूछेंगे, एक बच्चा डाउट नहीं पूछता है ग्रुप में। हाँ, बकवास करने के लिए सारे रेडी, ये सारे लोग करते हैं। मैं एम 100 में 100 मैसेज का टारगेट होता है सर हमारा, किस बात के लिए? फालतू मैसेज के लिए, डाउट्स के लिए एक मैसेज नहीं आएगा सर। ये दिखता ही नहीं, ये दिखाता है कि आप कितना ज्यादा सिंसियर होकर पढ़ाई करते हैं। और एक्सक्यूजेस, मैं 365 दिन में 365 नया नया किताब लिख दूंगा अगर आप लोगों का एक एक प्रॉब्लम सुनते जाऊं, इतना ज्यादा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं बच्चा लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे। किसी को मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? सारे शांत हो गए, ज्यादा बोल दिया। पीडीएफ देख कर आए हो बच्चा लोग? Yes. मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं मने पढ़ने का तो बोलिए, छुट्टी कर देते। नहीं सर, पढ़ इसे पढ़ना है। चलिए जी, डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा मैं आप लोगों को सिखाया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो आप एक्चुअली लगा देते हो हमेशा, और आप ये सोच कर बैठे हो कि सर डेफिनेट इंटीग्रेशन बिल्कुल इंटीग्रेशन के जैसा होता है, हमको लिमिट पुट करना होता है, बेटा गलती है, ऐसा नहीं होता है। हमने आपको एक जिंट का सवाल कराया था, याद है आप लोगों को? यस सर, याद है। हमने अभी क्या क्या पढ़ा है आपको एक बार बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा कि सर अगर आपका, ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, से कि हम एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं जिसका लिमिट है ए से लेकर के बी तक, हमने इसको इंटीग्रेट किया और ये आ गया सर कैपिटल स्मॉल एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। फिर हमने सर यहां पे लिमिट पुट किया ए से लेकर के बी, और फाइनल आंसर याद होगा कि सी बीच में कट गया था, तो अब से मैं भी सी को इग्नोर कर दूंगा। पहले लेक्चर में इग्नोर ना करने का रीजन ये था कि ताकि मैं आपको बता पाऊं कि सी लिख भी दोगे तो कोई गलती नहीं होगा, बाद में चल के कट जाता है। जब हम इसको वैल्यू पुट करेंगे बेटा, लिमिट तो हो जाएगा एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एफ ऑफ ए। ये तो ठीक है सर, ये हम जानते हैं कि कुछ करना नहीं है सर, डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिए, बाद में आपको लिमिट पुट करना होता है, बस इतना ही। क्या एक्चुअली में इतना होता है? तो आंसर इज नो। हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट तभी करेंगे जब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिए। we can integrate any function directly when f of x is differentiable। अब बात डिफरेंशिएबल की आती है तो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं बेटा, 4 फंक्शन आपके दुश्मन है, आपको उनसे दोस्ती करना है। याद है कौन कौन से? मॉड, Yes. फ्रैक्शन पार्ट और एक होता है, फिर कौन सा? जिंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, और फिर आता है सिग्नम फंक्शन। फिलहाल आप लोगों को इस फंक्शन को पकड़ करके ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। आईआईटी जानता है कि 3 में पीट दूंगा मैं, तो चौथे को बुलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये भी आता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर देंगे हम, आएगा। अगर मैं इनका सिंबल की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये मॉड कैसे लिखा जाता है, जिंट कैसा लिखा जाता है, सिग्नम कैसे लिखा जाता है। यस सर। मॉड लिखा जाता है सर ऐसा, 2 वर्टिकल लाइंस, हर 2 वर्टिकल लाइन डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है और ना ही कभी कभी मॉडुलस भी रिप्रेजेंट नहीं करता है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में आपको मॉडुलस लिखा हुआ मिलेगा तो बगल में रिमार्क में लिख देता है कि ये हम मॉड लिख रहे हैं। हर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होता, कभी कभी जिंट भी बन जाता है। और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, जिसको बोला जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है करली ब्रैकेट से, और बगल में लिखा हुआ मिलेगा कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सिग्नम एक्स का सर मॉड एक्स बाई एक्स, एक्स का नोटेशन होता है। इन चारों फंक्शन में सर ऐसा क्या खास बात है कि आप इनको अलग से पढ़ा रहे हैं? तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन के 1 से 2 लेक्चर तक आपका हीरो यही 4 फंक्शन होता है।
सर और कोई फंक्शन है क्या? हाँ है, हमने आपको बताया था, याद कीजिए, धीरे धीरे रिकॉल करते हैं, नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बोला था कि बेटा इन चार को छोड़ दीजिए, इसके बाद आपने जितना फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथमिक पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा है, इनवर्स जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं, सारे फंक्शंस अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, और वो कंटिन्यूअस होने के साथ साथ वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, तो सर हम उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे। इसलिए पूरे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में ये चारों फंक्शंस कभी भी आए नहीं, नजर ही नहीं आए थे सर। हम ट्रिग्नोमेट्रिक कर लिए, हमने कितना सारा 1 बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल टाइप, अलजेब्रिक टाइप, सर पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर दिए, ये चार कभी आए नहीं थे, ये अब आ रहे हैं। तो लर्निंग ये मिलता है कि सर अगर हमको इंटीग्रैंड की जगह, ये इंटीग्रैंड वो फंक्शन मिलता है जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस छोड़िए जो कि डिफरेंशिएबल है, अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही, कंटिन्यूअस है दैट डजंट मीन कि डिफरेंशिएबल भी होगा। ये सारे नोट्स आप जानते हैं। सो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम करेंगे, जो भी फॉर्मूला, जो भी टेक्निक हमने सीखा है, जो भी मेथड्स, जो भी फंडास हमने सीखा है, यूज करके करेंगे सर। क्या होगा जब ये आ जाएंगे, एक पेज में सिखा रहा हूं, ध्यान से रखिएगा बेटा। मॉड को ऐसा क्या होता है कि सर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल गड़बड़ हो जाता है, कब कब नहीं होता है, तो आप लोगों को मालूम होगा मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस है। मॉड अगर किसी भी फंक्शन पे आप ऑपरेट करते हैं तो उसके कंटिन्यूटी पे फर्क नहीं पड़ता है। साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉड लगाओगे कंटिन्यूअस होगा। एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि सर पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉड लगाओगे कंटिन्यूअस होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मॉड को कि आप कंटिन्यूटी बिगाड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये तीन फंक्शन अगर ऑपरेट किए जाए किसी भी फंक्शन पे तो ये ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अगर मैं साइन एक्स का, आप लोगों को याद भी होगा बेटा कि हमने जिंट साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, याद है आप लोगों को? हमने एक्स स्क्वायर के ऊपर भी जिंट लगा करके देखा था कि सर जिंट का एक खास बात होता है कि इसको स्टेप फंक्शन बोला जाता है या फ्लोर फंक्शन बोला जाता है। सारा कहानी में बता चुका हूं, सारा कहानी फंक्शन में बता चुका हूं। फिर से देखो वही चीज घूम घूम कर बार बार आएंगी, बार बार आएंगी। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि पूछो मत। सो सर कंटिन्यूटी ये तो पंगा नहीं करता, मॉड कंटिन्यूटी में पंगा नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि सर कंटिन्यूटी में जब अगर टफ सवाल क्रिएट किए जाएंगे तो वहां पे मॉडुलस को इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाता है, लेकिन ये भाई साहब इन्वॉल्व किए जा सकते हैं क्योंकि ये ग्राफ के कंटिन्यूटी पे फर्क डालते हैं। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी से क्रिएट किया जाता है तो ये चारों फिर आ जाएंगे। सर मॉड डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है? आइए जरा पूरे कहानी को दोबारा रिकॉल करते हैं कि अगर मैं एक फंक्शन ले लूं मॉड और ये हो गया एक्स, बेटा ये डिफरेंशिएबल कब नहीं होता है? जहां पे ग्राफ का शार्प पॉइंट मिल जाता है वहां पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मॉड का शार्प पॉइंट कहां पे मिलता है बच्चा लोग? 0 पर। तो एनी फंक्शन इनसाइड मॉड 0 पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये फंक्शन पूरा डिफरेंशिएबल है, हर जगह डिफरेंशिएबल है, बस 0 पे नहीं है। इसका मतलब कि सर मैं मॉड एक्स को जब इंटीग्रेट करने जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली नहीं करूंगा, मैं रुकूंगा, बोलूंगा कि ये फंक्शन कब कब डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आई बेटा? आइए एग्जांपल के साथ चलता हूं आपको। मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया कि इंटीग्रेट -2 से लेकर के 4 तक मॉड एक्स डीएक्स। बहुत आसान सवाल लिया हूं, इसका यह मतलब नहीं कि सर जेई में यह सवाल आएगा, बिल्कुल नहीं। आपके बेस को सही करने के लिए आया मैंने। आप जानते हो कि सर ये इंटीग्रेशन का सवाल है, क्या मॉड यहां से लेकर के यहां तक कोई भी ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल बनता है? आप बोलोगे हाँ। 0 पर। -2 से लेकर के 4 तक ये 0 पे पंगा करेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा कि इस इंटीग्रेशन को तोड़ दूंगा।
एक तोड़ूंगा -2 से लेकर के 0 तक mod x dx, और दूसरा बार कहां से तोड़ूंगा बेटा? 0 से लेकर के 4 बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैंने ब्रेक कैसे किया, ये बात आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. तो सर अगर मुझे ऐसा कोई भी फंक्शन मिल रहा है कि अगर ये पार्टी इस दिए हुए लिमिट, एक बात और ध्यान रखना, ये लिमिट वो लिमिट नहीं है जो लिमिट आप पढ़ के आ रहे हैं। लिमिट वर्ड यूज करने का मतलब ही नहीं कि आप लिमिट चैप्टर समझ जाओ। ये लिमिट इसके बाउंड्री कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसके बाउंड्री को दिखाता है। वो लिमिट एलएचएल आरएचएल वो दूसरा चीज है, वो अप्रोच वैल्यू को दिखाता है। ये बाउंड्रीज वैल्यू है और वो अप्रोचिंग वैल्यू दिखाता है, दोनों में फर्क होता है। तो हमने देखा कि सर मॉड एक्स जो है इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो जहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है वहां पे सर हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया बेटा कि वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता था मैंने उसको दूर दूर कर दिया। अब हमने देखा कि सर -2 से लेकर के 0 के बीच में मॉड एक्स नेगेटिव वैल्यू देता है, याद है आप लोगों को कि नहीं? अगर मैं इस मॉड की बात करूं तो बेटा ये मॉड दो आंसर देता था। एक आंसर देता था x जब x मेरा पॉजिटिव होता था और एक होता है -6 जब x मेरा नेगेटिव। पॉइंट तो आप सभी को याद होगा। यस सर। तो हमने देखा कि सर -2 से लेकर के 0 में अब ये जो मॉड x है अब ये एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या देगा बच्चे लोग? -x dx। अग्री करते हैं इस बात से? यस सर। परफेक्ट। 0 से 4 में बेटा मॉड x का बिहेवियर क्या होगा? x dx पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे? 0 से 4 x dx लिख देंगे सर। अब ये आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा मॉडुलस फंक्शन था, हमने चेंज करके इसको बना दिया एक पॉलिनोमियल फंक्शन। और हमने अभी आपको बताया कि इन चार फंक्शन को छोड़ करके आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कीजिए। हाँ कभी कभी आईटीएफ वाले आते हैं तो पंगा करते हैं, बचना होता है उनसे। फिलहाल यहां पे आते हैं। -x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? -x² तो माइनस को बाहर ही ले लीजिए आप और लिख दीजिए यहाँ पे -x² और लिमिट आप दे देंगे 0 से लेकर के -2 तक। ये सबको क्लियर होगा ना? हाँ जी बोलो। -2 से 0 बोला। और ये हो जाएगा आपका x² से 2 और ये हो जाएगा बेटा लोग 4 से लेकर के 0 तक। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे हम। अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? लिमिट पुट करना होता है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट? अपर लिमिट माइनस तो अपर लिमिट आपका हो गया, क्या हो गया? ये देवाई हो गया, डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी। 0/2 काम खत्म। -2 रखिए 4/2 तो ये हो गया -0 -4/2 2 प्लस 16/2 8 -0 तो 2 + 8 कितना हो गया बच्चा लोग? 10 हो गया। 10। समझ में आया? यस सर। कभी कभी इसको स्क्वायर यूनिट भी लिख दिया जाता है, ठीक है आपकी मर्जी, ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एरिया कुछ नाम दिया नहीं उसने, इवैल्यूएट लिखा है तो 10 लिखेंगे तो भी आंसर चलेगा आपका। यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं? अब ये फंडा याद रखना कि सर मॉड के अंदर अगर कोई फंक्शन फंस गया तो हम पूछेंगे कि भैया तुम नेगेटिव कब होते हो, पॉजिटिव कब होते हो। अब मान लीजिए कि आपसे सवाल पूछा गया, देखिए मैं आसान सवालों को पूछ पूछ करके मैं ट्राई करूंगा कि आपका पहले बेसिक क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि बेटा मैंने सवाल पूछा इवैल्यूएट, और हम लेते हैं साइन एक्स को 0 से लेकर के 2π और यहां पे लिखते हैं मॉड साइन एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा? आपका सवाल यह होना चाहिए कि सर 0 से लेकर के 2π तक के लिमिट में, लिमिट बोलिए या बाउंड्री बोलिए, क्या इस लिमिट में साइन एक्स पॉजिटिव नेगेटिव होता है? क्योंकि मॉड नॉट डिफरेंशिएबल वही होगा जहां पे साइन एक्स 0 होगा। बात सुनिएगा ध्यान से, साइन एक्स 0 से 2π के बीच में बेटा कभी 0 होता है?
होता है सर। होता ग्राफ है। कीजिए आप, मैं ग्राफ बनाकर आपको दिखाता हूं। ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, काम आएगा अभी। ये रहा आपका साइन एक्स ग्राफ, 0 से लेकर के 2 पाई तक। ये रहा 0 से पाई, और ये रहा आपका 0 से लेकर के 2 पाई तक। सर ये रहा 0 पाई और ये रहा बेटा 2 पाई। हमने देखा कि सर अगर मैं इसको मॉड लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा, तो मॉड लगाएंगे तो क्या होता है, किसी को याद है ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? नीचे वाला ऊपर चला जाता है। यस सर। ग्राफ जो नीचे है ये ट्रांसफॉर्मेशन करने पे ऊपर चला जाएगा। वो भी छोड़िए, इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। सोचिए कि क्या ये फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया नहीं समझते, हम उसको समझते हैं नेट एरिया, या हम समझते हैं अलजेब्रिक एरिया। अलजेब्रिक एरिया मतलब जो ऊपर है उसको पॉजिटिव लो और जो और नीचे है नीचे से नेगेटिव। Negative. तो हमको दोनों ही एरिया में अलग अलग करके इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं एक बार ऊपर वाला एरिया लूंगा और एक बार नीचे वाला नीचे एरिया। ब्रेक कैसे करूंगा ध्यान से देखिएगा। पहले ब्रेक करूंगा बेटा 0 से लेकर के पाई 0 तक। से पाई, फिर पाई से 2 पाई। परफेक्ट। साइन एक्स डीएक्स, और उसके बाद क्या तोड़ूंगा बेटा लोग, पाई से लेकर के पाई से 2 पाई। मॉड साइन एक्स डीएक्स। अब लिखूंगा कैसे, आगे भी समझिए। आगे है बेटा कि मॉड साइन एक्स, आप जानते हो कि मॉड एक ऐसा जादू का दरवाजा है कि अंदर वाले फंक्शन को पहचानता है। अगर ये पॉजिटिव निकला तो एज इट इज बाहर, और अगर ये नेगेटिव निकला तो इनको पीट कर निशान के साथ, निशान के साथ बाहर देगा इनको। तो साइन एक्स 0 से पाई में बेटा ऊपर है, तो मॉड तो पहचान गया कि मेरे अंदर जो साइन एक्स है वो ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। इनको भैया एज इट इज। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं बेटा 0 से लेकर पाई साइन एक्स डीएक्स? बोलिए यस सर। यस परफेक्ट। अब आगे सर पाई से लेकर के 2 पाई, ये हो गया मॉड साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। वेरी गुड। जैसे ही मॉड ने देखा कि साइन एक्स इस पाई से 2 पाई के बीच में नीचे है, मतलब नेगेटिव है, तो तुरंत उसको एक निशान लगाएगा और बोलेगा बेटा तुम बाहर जाओ। यही सीखना होता है। अब आप अगर अग्री करेंगे तो मैं इसको सॉरी माइनस लिख दो। चलेगा? बिल्कुल सर। ऐसे ना मुंह फुलाकर कर रहे हैं, नहीं ना? नो सर। साइन एक्स का एंगल नो सर। माइनस cos x। माइनस बाहर निकाल दिया। माइनस को मैं सजेशन दे रहा हूं कि बेटा बाहर निकाल लिया करो, क्योंकि लिमिट पुट करने में गलती हो जाता है। पहले मेरे से भी होता था, तो मैंने एक नया सॉल्यूशन निकाल दिया, बेटा बाहर ही निकाल दो उसको। इस साइन एक्स का भी माइनस कॉस एक्स होगा जो प्लस बना देगा, और ये हो जाएगा बेटा कॉस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में। वैल्यू रख देते हैं। कॉस पाई कितना होता है? -1 परफेक्ट। कॉस 0 कितना होता है? 1 प्लस कॉस 2 पाई कितना होता है? 1। और यस कॉस पाई कितना होता है? -1। -1। तो ये हो गया बेटा -2 प्लस 0 हो गया आपका 2 प्लस 0। ऐसा 2 होना नहीं चाहिए, हमने कुछ गलती किया है। सर आपने ना साइन यहाँ प्लस आएगा 1+1, क्योंकि वो माइनस होगा। पाई वाला। कहाँ पे? सेकंड वाले में देखो आपने cos 2 पाई वाला। माइनस माइनस प्लस ना, यहाँ पे आएगा ना? हाँ यस Perfect. माइनस होगा। ये हो गया 2। फिर से गलती है कहीं पे। सर ऊपर में भी माइनस होगा जहाँ प्लस हुआ है। नहीं पाई उधर cos पाई -1 cos 0 1 -1 0 1, ये तो सही है। -2 2 2 4, इसको होना चाहिए था 0। सर बाहर प्लस होगा क्योंकि cos पाई -1 होता है ना सेकंड वाले। हाँ हाँ वो तो लिखा cos है। 2 पाई 2 पाई डाला तो 2 पाई cos हो जाएगा 1, और माइनस ऑफ cos पाई, तो cos पाई हो गया -1, तो 1 + 1 2, ये सही है। इधर गलती क्यों हो रहा है जरा देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x 0 से पाई, इसको आना चाहिए 0। लॉजिक आप जानते हो कि सर ये जितना एरिया होगा वो इतना एरिया होगा,
और ये दोनों नलीफाई कर देंगे, है ना? सही है कि गलत है बेटा? हम सही है। ठीक है, अब भरोसा करिए। अरे सर हम नहीं मानते हैं, तो बेटा अब मान लो। आपको sin x का इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा है, आपको मॉड sin x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो ये होता है 2 और ये भी होता है 2, क्योंकि ऊपर है तो +2 और नीचे है तो -2। -2। फर्क कहां पे होगा देखिएगा। अगर मेरे से सिर्फ बेटा पूछता कि sin x का इंटीग्रल बताओ तो मैं डायरेक्टली 0 लिख देता, लेकिन उसने sin x का नहीं पूछा है, उसने बोला है कि मॉड sin x का बताओ। तो ये पार्टी ऊपर और ये पार्टी ऊपर, तो ये क्या हो गया बेटा? 2 और 2 मिलकर क्या बने? 4। 4। ये हमारा आंसर वही आया है। ये क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? बोलिए। यस, अब हो गया। वैसे ना उस टाइम थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी जैसे आपने। ठीक है, अब मैंने मॉड का बहुत छोटा छोटा सवाल लिया और समझा दिया। अब चलते हैं हम जिंट के बारे में। अच्छा रहता कि आपके सामने फंक्शन का नोट्स पड़ा होता, हम ग्राफ बताते, आप ध्यान से देखते, कुछ याद भी नहीं आता तो वहां से हम देखकर समझ जाते। लेकिन आप में से कई लोगों ने फंक्शन का नोट्स ही नहीं बनाया रहेगा, ये भी आप में से कई लोग, आप में से बनाए रहोगे कई लोग। सर यही दिक्कत है, इंपॉर्टेंट है और मैंने वो लेक्चर मिस किए हैं। तो बेटा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, हम बेचने के लिए थोड़ी रिकॉर्डिंग डालते हैं। कभी देखे हो कि हमारा लेक्चर अपलोड हुआ हम लोगों का और हम स्टेटस डाल रहे हैं कि जाए देखिए? वो समाज का भला करने के लिए नहीं है ना, वो आप लोगों के लिए डाला जाता है। जी बेटा बोलिए। 3-4 दिन से नहीं हुई है अपलोड वीडियो। बेटा 3-4 दिन से, देखिए फ्राइडे के बाद सैटरडे छुट्टी हो जाता है। ठीक है, आज भी छुट्टी है। उससे पहले से नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने देखा था उस दिन, तो मैं खुद स्कूल नहीं गई थी ना, तो तब मैंने सोचा रिकॉर्डिंग देख लूं, बट नहीं थी इस पे। ऐसा है क्या? रुकिए देखेंगे, देखते हैं इसको भी, क्लास के बाद ही देखेंगे। चलिए जी, मॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस सर। का क्लियर हो गया ना? हाँ। यस। जैसे ही मॉड आया रुक जाओ, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना, रुकना, पूछना कि भैया तुम पॉजिटिव कब बनते हो, तुम नेगेटिव कब बनते हो। जितना पॉजिटिव होगा उसको तोड़ते जाना, नेगेटिव वाले को अलग तोड़ना, पॉजिटिव वाले को अलग तोड़ना। वो 10-20 बार प्लस माइनस हुआ रहेगा तो आपको 10-20 बार तोड़ना पड़ेगा। आइए हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्यों ना एक सम ही ले ले। आपका 2 प्रॉपर्टीज क्लियर करा दिया हूं, आपको समझ में नहीं आएगा वैसे मैं बताऊंगा अभी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, वो दिखाऊंगा लास्ट में। ये इसको देखते हैं सर, जिनटेक्स दिखा है, मैं लिख भी दे रहा हूं कि ये जिनटेक्स है भैया। म्यूट करना भूल गए हो। मैं बोल नहीं रहा हूं। सोच रहे हो? नहीं, कुत्ता कूद रहा है उसके लिए मैं देख रहा हूं, आवाज कर रहे हैं ना वो, खुश है वो बहुत ज्यादा। मॉड सीख लिया ना वो भी, पॉजिटिव हो गया वो भी। ये हो गया बेटा जिंट आपका। ठीक है, जो आधा इंफॉर्मेशन था मैंने पूरा कर दिया। अब ये आपको सवाल दिया, जैसे ही आपने देखा कि सर ये एक दुश्मन आ गया हमारा, बेटा रुक जाओ, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है, देखते ही तुरंत पता करना सर ये रुकना है क्या 0 और ये होता है बेटा 3/2 मतलब 1.5। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहला काम कि मैंने एक्स स्क्वायर को किया टी पुट। जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, 2x dx इज इक्वल टू dt बन गया और x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 बन गया। यहां तक तो किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बोल दो है सर तकलीफ, बोल दो। नहीं सर। हाँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, होता है गलती हो जाता है, और ये बड़ा मिस्टेक नहीं होता है, सिली मिस्टेक होता है कि जब भी आप, अभी आपके लिए बता रहा हूं क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज पे हैं, मास्टर नहीं बने हैं पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, नहीं तो कई बार ऐसे होगा कि मैं जो बात बता रहा हूं बिना किए भी काम चल जाएगा। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लिमिट चेंज करना ना भूलें। जैसे कि यहां पे हमने देखा कि सर x जो है, देखिए जो यहां पे होता है
उसका ही लिमिट यहां लगा रहता है। इस बात को भी गौर से ध्यान दे दीजिएगा कि जो डी के साथ होगा उसका ही लिमिट वहां पे बैठा होगा। तो यहां पे कौन है बेटा? एक्स है। एक्स का लिमिट यहां पे बैठा है। सवाल आपको धोखा दे सकता है, वहां पे साइन एक्स लिख देगा। ऐसे भी सवाल आते हैं कि आपको दे देगा एक्स और यहां पे लिख देगा डी और यहां पे देगा लॉग एक्स। रोते रह जाओगे सर ये क्या हो गया। टेंशन की बात नहीं होती, हम उसको चेंज कर देंगे। ये डी लॉग एक्स ही लिखा है ना, तो बेटा ये क्या हो गया? एक्स और डी लॉग एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x dx। वो तो गया, वो तो पागल बनाने के लिए उतना खतरनाक सम दिया, वो तो इंटीग्रेशन ऑफ dx पूछ रहा है आपसे। डराने का तरीका होता है और कुछ नहीं। छोड़िए यहां पे। तो जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा, लिमिट चेंज करना नहीं भूलना है। लिमिट कैसे चेंज करना है? बिल्कुल वैसे ही जैसा कि आप सोच रहे हैं कि सर x का वैल्यू 0 से लेकर के 3π/2 आ रहा है। तो जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो t का वैल्यू क्या होगा बेटा? x = 0 implies t = 0। और x का वैल्यू 3/2 ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा? कि t जो है x² है, तो t हो जाएगा आपका 9/4। हो गया लिमिट चेंज जादू से। किसी ने हैंड रेज किया था बेटा? सर इतना डराते बच्चों को आईआईटी वाले। मैं बोला ना कि वो यूट्यूब वाले नहीं है कि आपको खुश करेंगे। उनको मालूम है कि हमारे यहाँ तो खुश करेंगे तो हमारा भाई धंधा चौपट हो जाएगा। इंडिया के इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे ही थोड़ी पढ़ाएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा। लिमिट हमारा चेंज हो गया, पूरा कहानी चेंज हो गया। ये सवाल जो बना है उस पर ध्यान दीजिएगा। सवाल बन गया आपका, लिमिट चेंज होकर बन गया है 0 से लेकर के 9/4। ये हो गया जिंट एक्स, सॉरी एक्स dx टू टी बन गया, dt बन गया, और जिंट के अंदर x² जो बैठा था वो बन गया t, और ये हो गया dt। तो जो आपका सवाल इतना अच्छा दिख रहा था, हमने थोड़ा बहुत मैनिपुलेट किया और हमने सवाल को ऐसा बना दिया है। अब आप लोग जानते हैं कि सर ये है 0 और ये है 9/4। 9/4 मतलब 2 कितना आएगा? समथिंग 15 आएगा? नहीं, 2.2 समथिंग, 2.2 समथिंग आएगा। 4, हाँ वही आएगा। 8, 10, 2.2 ही आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। भाड़ में जैसा 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है, छोड़ो उसको। 2.5 आ गया। 4, 8, 1, 2.5 आ गया। 2.2 आएगा। ये दीवा, ठीक है जो भी आ रहा है। यहाँ पे आइए। अब जैसे ही आपने बेटा देखा कि जिंट फंक्शन है, आपका दुश्मन है, 4 दुश्मन है, याद कीजिएगा। आपके दुश्मन है, आईटी को उसी से प्यार है। जैसे ही आपने देखा डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना है सर, रुक कर यही पूछना है कि क्या इस बाउंड्री में ये टूटता है कि नहीं टूटता है। तो कितने बच्चे को ये मालूम है कि सर जो हम ये पकड़ के चल रहे हैं कब से, हम जिंट फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत रिकैप करा देता हूं कहानी को। हमारी पुरानी आदत है ना कि कहानी को बार बार बताओ सर। प्लीज सर हम जरा जिंट के बारे में देखते हैं सर, जिंट क्या था। हमने जिंट के ग्राफ भी देखे थे सर। पहला चीज कि जिंट वो फंक्शन होता है जो हमेशा एक, अगर मैं लिखूं f of x इज इक्वल टू जिंट x, इसका मतलब कि सर x के जगह पे आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन कुछ भी डालने का मतलब सर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर, लेकिन जब रेंज की बारी आती है तो ये हमेशा एक इंटीजर देता है। यस सर। याद होगा ना आपको? यस सर याद है। 2.5 का जिंट सर हमेशा लेफ्ट इंटीजर आंसर देता है। तो अगर 2.5 की बात की जाए तो सर आंसर 2 देगा। अगर -2.5 की बात की जाए तो सर -3 देगा, क्योंकि -2.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर आता है वो आता है -3। ये एक चीज हमने देखा है सर। हमने देखा था इसके ग्राफ के, ग्राफ कैसा होता है सर, जरा मैं ग्राफ आपको बना के दिखा देता हूं। ये रहा आपका ग्राफ, ध्यान से देखिएगा। स्टेप जैसा, बिल्कुल सीढ़ी की जैसा ग्राफ होता है, इसलिए इसका नाम भी स्टेप फंक्शन है। रीजन यही है कि इसका स्टेप फंक्शन नाम इसलिए क्योंकि सीढ़ी की जैसा दिखता है। ये जो वैल्यूज होते हैं जहां पे टूटता है वो इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं। जैसे कि यहां पे फंक्शन टूटा है, यहां पे टूटा है, यहां पे टूटा है, यहां पे टूटा है,
ये सारे इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं और इनका नाम क्या होता है बेटा लोग? इंटीजर सर। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, ये हो गया -2। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 पे बॉक्स क्या होगा तो आप बोलोगे सर 1 होगा। 2 पे बॉक्स क्या होगा? 2 होगा सर। 2 से थोड़ा सा भी आगे जाओगे, थोड़ा सा भी आगे जाओगे, 2.2 उसका जिन 2 हो जाएगा। लेकिन 2 से हल्का सा भी पीछे आओगे, देख रहे हो, 2 से हल्का सा तो वन ग्राफ हो आपको ये मिलेगा, 2 से हल्का सा इधर आओगे ग्राफ आपको ये मिलेगा। इसलिए इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है, क्योंकि लिमिट बराबर नहीं होते सर। LHL 1 आ गया और RHL 2 आ जाता है, समझे? यस सर। यस सर। ये डिसकंटिन्यूअस है। कहां कहां सर दिक्कत होती है? तो बॉक्स को दिक्कत है इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो ऑलवेज चेक एट, ये थाम रे बाबा, ऑलवेज चेक एट इंटीग्रल वैल्यूज। क्यों? क्योंकि सर यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पक्की बात है कि सर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो सर इस बात की भी गारंटी है कि हम भी नहीं कर सकते। तो आइए जरा सवाल में चलते हैं। हम सवाल बना रहे थे सर ये वाला। हम देखते हैं सर कि ये हो गया 0 और ये हो गया 9/4। 0 से 9/4 का मतलब कि सर ये किसका लिमिट है बेटा? टी का लिमिट है। देख रहे हैं, जो डी के साथ होता है उसका लिमिट लगा दिया जाता है। तो 0 से 2.2 तक क्या जिंट टूटेगा बेटा? कहां कहां टूटेगा? इंटीग्रल वैल्यूज पे। तो पता करिए कि 0 से 2.2 तक कहां कहां इंटीग्रल वैल्यूज हैं। एक 0 से लेकर 1, बात समझ में आई? 0 से 2, 1 से 2। परफेक्ट। 1 से लेकर के 2, और उसके बाद बेटा, उसके बाद सर 2 से 2 तक जाना ही नहीं है ना, आपको तो है नहीं। 9/4 तक ही रहना है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 से लेकर के 9/4। 4। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? DT यस क्या हो रहा है? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। बहुत बड़ा फंक्शन, ऐसा भी नहीं है कि आपको जिंट बिल्कुल नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा नहीं आता तो भी नहीं बेटा, थोड़ा सा भी आता है तो काम चल जाएगा आपका। अब भी यहाँ पे अब हम फिर से वही चीज लगाएंगे कि हम पूछेंगे कि देखो भैया 0 से 1 में जिंट टी कितना होता है? कितना होता है बेटा लोग? 0 से 1 के बीच में कुछ भी जिंट डालोगे तो क्या होगा? 0.5 का जिंट कितना होगा? 0 होगा। तो हमने हो गया सर। अब जिंट टूट के खूबसूरत बन जाएगा। 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक कुछ भी वैल्यू डालिएगा, आंसर वन नहीं आएगा। 1 आएगा। और उसके बाद जो वैल्यू डालेंगे बेटा वो कितना होगा? 2 से 4 में। 2। मतलब आप देख सकते हैं कि इतना गंदा सवाल कितना प्यारा सवाल था। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अब आप जानते हैं कि सर इंटीग्रल ऑफ 0 0, डायरेक्ट लिखिए 0, प्लस में 1 का क्या हो जाएगा बेटा? टी, एक्स मतलब टी, हाँ। -1 से 2, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2t 2 से 9 9/4। सॉल्व कर लेते हैं, 0 का काम खत्म। 0 प्लस नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1 प्लस 2 इंटू 9/4 -2 इंटू 2, 2 और 2 हो गया। 2 - 1 1 प्लस 9/2 मतलब 4.5। अब तो 4.5 होगा, यस सर। -4। तो आंसर कितना होगा बेटा? 1 प्लस 0.5, जिसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। लेकिन ये पक्की बात है कि आपको आंसर में 3/2 दिया रहेगा, है ना? यस सर। क्या बात समझ में आ गई बेटा लोग? यस सर। तो ये जेंट का मामला होता है सर। ये देखो, ये बहुत बेसिक सम ले रहा हूं, इतना बेसिक सम ले रहा हूं, इतना बेसिक सम ले रहा हूं कि ये जे में नहीं आएंगे, डायरेक्टली नहीं आएंगे। लेकिन अगर ये आप समझ गए तो मैं दुनिया का बहुत बड़ा भी सम दूंगा तो बना दोगे। लेकिन ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि सर ऐसा काम होता है, ठीक है? अब आपको प्रैक्टिस करना है एक अच्छे बच्चों के जैसा। क्या करोगे बेटा आप?
क्या रहेगा बेटा? आप जानबूझ करके रेंज चेंज कर दो, -1 से लेकर के 4 तक जाओ, 0 से मैं 3/2 लिया हूं, 0 से लेकर के -5/2 तक जाओ, 0 से लेकर -5/2 तक नहीं जाओगे, -5/2 से लेकर 0 जाओ, मर्जी आपकी है। प्रैक्टिस करना है, सम बनाओ, सम बनाओगे तो आप खुद से दिमाग भी चलेगा आपका। करना है तब ना, वो करने के लिए वो चाहिए ना आपको, मन चाहिए, दिल चाहिए। आइए नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है बेटा हमारा? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की कहानी। ये तो सर 0 देता है सर। सॉरी, क्या बोला बेटा आपने? कुछ नहीं सर, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। आपने बोला 0 से 1 के बीच में होता है। तो मैंने बोला था ना ये 0 तो नहीं देता सारे में। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट। कितना अच्छा आदमी हूं मैं, कि मैं कहानी को 2-3 बार बताता हूं। अब यही कोई दूसरा रहता तो मालूम है क्या करता? आपको सवाल बता के और चुपचाप छोड़ देता, समझ में आया ना आए, है ना? और हमसे रहा नहीं जाएगा, तुम लोग उसका फायदा उठा रहे हो। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चीज हमने क्या क्या सीखा था फंक्शन में? सर फर्स्ट चीज हमने सीखा था कि दुनिया का कोई भी फंक्शन अपने ही जिंट और फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है। क्या ये लाइन याद आया? यस सर याद Yes. तो अगर कभी ऐसा सवाल मिले कि सर फ्रैक्शनल पार्ट का सवाल है, मेथड नंबर 1, फ्रैक्शनल पार्ट पसंद नहीं है सर, ठीक है, मत रहे आपका, चेंज कर दो। चेंज कर दीजिए। मेथड 1 होता है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट को लिख दीजिए x माइनस जिंट x। सर इसको करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा बेटा जी कि अभी मैंने आपको सिखाया कि बॉक्स x का इंटीग्रेशन कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि आपसे कोई सवाल पूछा कि भैया मुझे 0 से लेकर के 5 तक फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप भी बोलेगे भैया इधर आओ, ये रहा 0 से लेकर 5, और ये आपके लिए फ्रैक्शनल पार्ट होगा, हमारे लिए x माइनस बॉक्स x है। इंटीग्रेशन टूट जाता है, आप जानते हो, प्लस माइनस पे टूट जाता है। 0 से लेकर के 5 x dx माइनस 0 से लेकर के 5 बॉक्स x dx। और आपको समझ में आएगा कि सर ये भाई साहब को तोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज हैप्पी। बॉक्स हमने देखा सर, जहां जहां इंटीग्रल वैल्यूज होते हैं वहां वहां तोड़ देना होता है, तोड़ दीजिए, कहानी खत्म, निपट गया। तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट हमको पसंद नहीं है, हम कहानी चेंज करके भी बना सकते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन एक बच्चा है वो डरता ही नहीं है किसी से, बोलता है सर हमको क्या, फ्रैक्शनल दो, मॉड दो, जिंट दो, हमको सर उसी की कहानी में निपटाना है। तो आइए उसके लिए भी मेथड सीखते हैं। सबसे पहला चीज की ग्राफ के बारे में बात करते हैं। सर ग्राफ कैसा था, याद है किसी को? ना सर, याद थोड़ी रहेगा, याद है बेटा लोग? क्यों सर बार बार शर्मिंदा करते हैं आप? चलिए जी, थोड़ा सीख लेते हैं, क्या मालूम याद आ जाए आप लोग। आ गया याद सर। Yes, sir, आ गया। याद है? आ गया, बड़ा जल्दी आ गया यार। आ गया याद बेटा लोग? यस सर। अब आपको देंगे एक नया टेक्निक, जानते हो इंसान भी महान उनमें है ना, बिल्कुल आप लोग जैसा। ये कहां कहां टूटता है सर? इंटीग्रल वैल्यूज पे। दो फंडा याद रखो, दो और फंडा सिखाया गया है, ऐसा नहीं है, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या सिखाया सर कि अगर आप बॉक्स को बॉक्स को मान लीजिए कि आपने बॉक्स को एक इंटीजर दिया, ये इंटीजर बाहर फेंक देता है, बोलता है बेटा बाहर जाओ। लेकिन अगर यही इंटीजर आप फ्रैक्शनल पार्ट को देते हो तो ये खा जाता है। अगर आप एक इंटीजर दे दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट को तो इंटीजर खा जाएगा और एक्स को बाहर रख लेगा। बस खा जाने का मतलब
गायब कर देता है। मतलब मैथ्स में जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो जीरो होता है। जीरो होता है। तो बॉक्स इंटीग्रल को बाइज्जत बरी करता है, बेटा तुम बाहर जाइए। अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीजर दोगे तो वो जीरो बना देता है उसको। पावर है भाई, मजाक थोड़ी है। कुछ चीजें और यहां पे ऐड कर दे रहा हूं। पहला चीज की बेटा आप जानते रहेंगे कि जो टॉप वैल्यू होता है वो कहां क्या होता है, 1 होता है सर। 1। 0 से लेकर के 1 तक की इनकी कहानी होती है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 0 से और 1 से ज्यादा आंसर नहीं दे सकता है, याद रखिएगा ये चीज। मैं वैल्यूज लिख दे रहा हूं, 0, 1, 2, 3, -1, -2 और -3। ऊपर वाला लाइन सर 1 का, कभी 1 होता नहीं है। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, ये इसका रेंज होता है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट के सवालों को सॉल्व करने में काम आता है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए, पहले मैं वो पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं जो कि काम का नहीं है, जैसे कि 1 कभी टच नहीं करेगा, ये लाइन कभी टच नहीं होता है, इसलिए मैं व्हाइट बॉल डाल रहा हूं, है ना। हाँ जी सर। अब ये वैल्यू 1 पे 1 0 देगा, 2 पे 0 देगा, 3 पे 0 देगा, 4 पे भी 0 देगा, 0 पे 0 देगा, -1 पे 0 देगा, -2 पे भी 0 देगा, 3 पे भी 0 देगा। ऐसा कुछ कहानी होता है। आई होप डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को बेटा लोग। Yes, sir. देखते हैं जरा Yes, कितने sir. लोग बचे हैं अभी। वाह, काफी बचे, अच्छी बात है। अब तो मोटिवेशन आ भी जाएगा ना, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं। भाग की जाओगे कहाँ, समझदारी होगी तो कहाँ जाओगे। ठीक है, ये रहा बेटा आपका फोटो पूरा का पूरा। अब मैं एक सवाल लेता हूं, बहुत ही आसान सा सर। कितना आसान सर, जितना बोल दो। लो जी, 2 सवाल करते हैं। एक सवाल वो कि सर 0 से लेकर के, मेरा लकी नंबर 7 है तो मैं 7 ले लेता हूं। 0 से लेकर के 7 फ्रैक्शनल पार्ट x, छोड़ो ना यार, क्यों ही 7 लेना है। 0 से लेकर के 3 ले लो आप। फ्रैक्शनल पार्ट x dx क्या होगा बताइए। अब आप इसको 2 तरीका से करेंगे। मेथड नंबर 1, जिसको मैं mg लिख रहा हूं, मेथड बाय ग्राफ। दूसरा ये हो गया आपका मेथड मजदूरी, है ना। दोनों मेथड है सर, काम कौन सा आएगा, दोनों ही उतने ही शानदार है बेटा। मजदूरी भी यहां पे काम आता है। मेथड नंबर ग्राफ बता रहा हूं आपको, जो ग्राफ के तरीके से बताया जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ 0 से 3 में देखिए। आपको बता चुका हूं कि बेटा ये एरिया रिप्रेजेंट करता है, नेट एरिया रिप्रेजेंट करता है। तो सर इसको इवेल्युएट करना मतलब सर इसका एरिया निकालना है। आइए ग्राफ से हम एरिया निकाल लेते हैं। ये रहा बेटा ग्राफ। एरिया कहां से कहां तक निकालना है, जरा मैं इस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूं और वहां पे पेस्ट कर दूंगा। सवाल ये रहा, ये रहा आपका ग्राफ। दिख रहा है बेटा लोग आपको स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। 0 से लेकर के 3 तक एरिया निकाल दीजिए सर। तो बेटा ये एरिया निकालना है आपको, ये वाला एरिया विथ एक्स एक्सिस। मैं पेंट करके दिखा रहा हूं कौन सा एरिया निकाल रहा है। एक एरिया निकालना है ये वाला, फिर एरिया निकालना है आपको ये वाला, फिर एरिया निकालना है ये वाला। एक बच्चा बोलेगा सर एक काम करो, क्यों ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल निकाल लो ना, है कि नहीं बेटा, अग्री करते हैं Yes, आप? sir. यस सर। उसमें भी एक बच्चा बोलेगा सर क्यों बेवकूफी वाला काम करें, 3 इसका निकाल ट्रायंगल एरिया इसका निकाल लो सर, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। से, क्या बात है। तो मैं ऐसा लिख दूं कि 3 इंटू एरिया ऑफ 1 ट्रायंगल, हाँ कि ना। यस सर। Yes. 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। बेस बेटा 0 से 1 के बीच में गैप कितना है, 1। हाइट कितना है, 1। 1. तो हो गया बेटा 3/2 आंसर। ये हो गया मेथड ग्राफ। ग्राफ कितना हेल्प करेगा आपका। अब आते हैं मेथड मजदूरी वाले पे। आप जानते हो कि बेटा ये आपका दुश्मन फंक्शन है। प्रॉब्लम कहां पे है, पूछो कि भैया आपको प्रॉब्लम कहां पे है, तो ये बताएंगे कि जहां जहां मैं इंटीजर बनूंगा वहां वहां मैं टूटता हूं, मतलब मैं कंटिन्यूअस नहीं हूं, मतलब मैं डिफरेंशिएबल नहीं हूं, तो आप मेरे को वहां पे इंटीग्रेट करोगे नहीं। तो 0 से 3 में भाई साहब कहां कहां टूटते हैं, इंटीजर वैल्यू पे।
तो आप इनको लिखेंगे आप 0 से लेकर के 1। एक इंटीजर वैल्यू तो आपका वो होगा ना, 0 से लेकर के 1 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। फिर क्या होगा बेटा लोग, 1 से लेकर के 2 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। फिर क्या लिखेंगे आप लोग, 2 से 3 तक 2 से 3 फ्रैक्शनल पार्ट x dx। dx। बात समझ में आ गई? हाँ ना? Yes, sir. हाँ जी सर, आ गई। अब बताइए कि 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा? 0 0 0 देगा। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट 0 देगा कि x देगा? ये किसका लाइन है बेटा? y इक्वल टू x का। ये किसका लाइन है? ये भी बताया था, याद करिए आप लोग। y इक्वल टू x का है, y इक्वल टू x माइनस 1 का है, y इक्वल टू x माइनस 2 का है, y इक्वल टू x माइनस 3 का है। तो 0 से 1 में ये y इक्वल टू x माइनस 0, 1 से 2 में x माइनस 1, 2 से 3 में x माइनस 3, सॉरी x माइनस 2। अब ये जो इंटीग्रल बनेगा बच्चा लोग, ये बनेगा 0 से लेकर के 1। 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x बन जाएगा आपका x dx। 1 से 2 में क्या बताया बेटा लोग? y माइनस x माइनस 1। एंड 2 से 3 में x minus 2। x माइनस 2 dx। अब देखिए छोटू सा सवाल कितना बड़ा सवाल बन गया है, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत बड़ा तो ये भी नहीं है सर, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डाल दीजिए 1 से लेकर के 0। ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, 1 से लेकर के 2। और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 से लेकर के 3 तक। कर लेंगे आप इसके बाद? Yes, sir. कर लेना, आंसर 3/2 ही आएगा। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं कि आंसर आ जाएगा आपका 3/2। खत्म है ना, बड़ा प्यारा चीज। हाँ जी सर। अब आप लोगों के लिए इसी स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस डाला हूं मैं, ठीक है? 2 प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाया था यहां पे, वो 2 प्रॉपर्टीज हैं बेटा ये वाले। पहला प्रॉपर्टीज को बोला जाता है डमी वेरिएबल। मैं नाम लिख दे रहा हूं यहां पे। इस प्रॉपर्टी का नाम है डमी वेरिएबल, बहुत काम का प्रॉपर्टी है डमी वेरिएबल। दूसरा प्रॉपर्टी होता है चेंज ऑफ लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट। दोनों ही काम के हैं। ये कब यूज होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ये कब यूज होगा ये आप समझ जाओगे। बार बार यूज होगा, हर बार यूज होगा, मतलब ऐसा मान के चल सकते हैं सर, फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। ये याद करने का बहुत आसान तरीका है। फर्स्ट वाले में से क्या है? क्या हुआ बेटा? फर्स्ट वाले में से क्या है? हम बता रहे हैं आपको, दोनों समझा रहे हैं। फर्स्ट वाला बेटा डमी वेरिएबल ये है कि विदाउट चेंजिंग द लिमिट वी कैन चेंज एक्स, वी कैन चेंज द वेरिएबल। एक्स क्या है हमारा? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो आप एक्स के जगह पे मर्जी है टी लिख दो, मर्जी है जेड लिख दो, मर्जी है यू लिख दो, मर्जी है वाई लिख दो, जो मर्जी है लिखो। इस इंटीग्रल पे कोई वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसको बोला जाता है डमी वेरिएबल। तो पहला आपको ये सिखाता है। दूसरा आपको ये सिखाता है कि इफ वी चेंज द लिमिट देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल चेंज बाय साइन ओनली। ये आपको पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ए और बी को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। सेम की डिटरमिनेंट में रो कॉलम चेंज करोगे तो सर, सॉरी 2 रोज इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। सेम कुछ वैसा ही है यहाँ पे भी। आई होप ये दोनों चीज समझ गए, है ना? अब इसके नीचे आपको सम्स दिए गए, ये तो मैंने बना दिया। ये सम दिया गया है, ये सम दिया गया है, ये भी सम दिया गया है, ये वाला सम है। और ऐसा कोई नहीं है कि आप बना नहीं पाओगे, ये भी बात है ना। रोना मत, पूरा इंटीग्रेशन सिखा दिया, पूरा बेसिक फंडा सिखा दिया, अब कुछ बचा नहीं है कि सम कर नहीं लोगे आप लोग। ठीक है जी, चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चा लोग। मिलते हैं आपसे 9:30 बजे। किसी को कोई